Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching integration video lectures on Netflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम एक्सरसाइज 6.9 को इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.9 के अंदर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डेट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि ना सिर्फ इंटरमीडिएट मैथ्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बल्कि एप्टीट्यूड मैथ्स की भी जान है। ये टॉपिक बेतहाशा इससे क्वेश्चन इंटरमीडिएट साइड पे ही पूछे जाते हैं, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लाजमी आपके इंटरमीडिएट मैथ्स के पेपर में आता है। उसके अलावा एप्टीट्यूड के अंदर एनईडी हो, नस्ट हो, जीआईके आई हो या फास्ट हो, उसके अंदर भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या इस एक्सरसाइज से कोई ना कोई या इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी पूछ लिया जाता है ई कैट साइड के ऊपर भी। कहने का मकसद क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ऑल्दो, बट इंशाल्लाह इसको बहुत आसान तरीके से आपके लिए पेश करने वाला हूं। अपनी बात का स्टार्ट करूंगा फेमस मैथफ्लिक्स केसेस से। तो बेटा इस एक्सरसाइज को भी मैं फेमस मैथफ्लिक्स केसेस के जरिए पढ़ाऊंगा, यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इस टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे होंगे उनको केसेस के जरिए समझाऊंगा, ताकि आप कल को अपने पेपर के अंदर, चाहे वो इंटरमीडिएट मैथ्स का पेपर हो चाहे वो एप्टीट्यूड मैथ्स का पेपर हो, उसको आप पिक कर सकें कि भाई ये क्वेश्चन किस केस से बिलोंग करता है, किस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है और किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। तो आइए जरा चलते हैं अब लेक्चर की जानिब। अच्छा तो बेटा अब जरा जल्दी से अपने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी बात तो पता होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है। इस बात को स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए। मेरा बेटा इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि कभी भी अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो हम हत्तुल इम्कान ये कोशिश करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, एलन की ट्रिक्स के ऊपर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मगर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी कि फ्रैक्शन में आने वाले फंक्शन को पार्शियली सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। जिस तरह इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि हम कभी भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां पे बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सेम गोज फॉर द डिवीजन। That's why ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत मुश्किल और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चे को समझ में आ जाए तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या कहा मैंने कि भाई कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो उनको डायरेक्टली डिवीजन का कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम लोग, बल्कि उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं जरा केस नंबर 1 की जानिब। आई होप आपको छोटी सी मैंने बात समझा दी। अब केस नंबर 1 जो पहला केस मैंने आपके लिए बनाया, यानी कि इस केस में कौन से क्वेश्चंस लाई कर रहे होंगे या कैसा कॉन्सेप्ट होगा, तो उसको समझ लेते हैं। केस नंबर 1 कहता है जब कभी डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास डिफरेंट और लीनियर फैक्टर्स हो। इसका मतलब क्या, जरा इसको समझिए। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेकर आया, बुक के क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल करवा रहा हूं। ये एग्जांपल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2015 और 2005 के मैथ्स के पेपर में पूछी गई। क्या कहता है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, 7x - 25 डिवाइडेड बाय x - 3 into x - 4। मुझे कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन केस 1 का है, केस 2 का है, 3 का या 4 का है। भाई सर हाशिम ने पढ़ाया केस नंबर 1 क्या है, जब कभी डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली टर्म के अंदर ऐसे फैक्टर्स मौजूद हो जो कि ना सिर्फ लीनियर हो बल्कि क्या हो, डिफरेंट भी हो एक दूसरे से। पहले जरा लफ्ज लीनियर के ऊपर गौर कर लेते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, सिंगल पावर। लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर में 1 आ रहा हो। देखो भाई इस x की पावर में भी क्या है, 1 है, इस x की पावर में भी क्या, कुछ भी नहीं है, तो क्या मतलब है, 1 है। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर हैं। अब दूसरा लफ्ज क्या है यहाँ पे, डिफरेंट। क्या ये x - 3 और x - 4 एक ही चीज है? नहीं भाई, x - 3 गलत चीज है, x - 4 एक अलग चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फौरन क्वेश्चन को देख के पिक कर लिया कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये केस नंबर 1 पे डिपेंड करता है। केस नंबर 1 का आ रहा है कैसे कि भाई whenever denominator having the linear and different factor, इसका मतलब क्या, केस नंबर 1 की टाइप होगी वो। मैं इस एक्सरसाइज को या इस टॉपिक को हमेशा केसेस में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि बच्चे के लिए पिक करना आसान हो जाए, बच्चा इजीली पिक कर सके कि भाई बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन अप्लाई करना कुछ मुश्किल नहीं है अगर उसके बाद कॉन्सेप्ट हो। क्लियर है बेटा? आई होप क्लियर होगा। तो आइए जरा इस एग्जांपल को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लेते हैं। भाई क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 7x - 25 इंटू x - 3 इंटू x - 4 इंटू dx। अब देखो मेरा बेटा पहला क्वेश्चन आ रहा है, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। भाई पहला काम तो क्या होगा आपका, i के बराबर क्वेश्चन को सपोज कर लेंगे। क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 7x माइनस का 25, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस का 3 इंटू x माइनस का 4 और बाहर dx का dx एज इट इज। क्लियर है बेटा बात? अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे?
मैंने जो भी क्वेश्चन को अपना एक बार उतारा इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर ए। मैंने जो भी अपना क्वेश्चन है उसको एज इट इज एक बार उतारा, इसको कह दूंगा इक्वेशन नंबर ए। जब आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने एक बार लिख दिया, अब आप क्या काम करोगे, जो भी इसका वेरिएबल वाला पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करोगे और पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर इसके फैक्टर्स को बनाओगे अननोन्स के रिस्पेक्ट से। सर ये बात क्या करी आपने, तो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा मेरा बेटा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, केस नंबर 1 के तमाम क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और केस 2, 3, 4 में भी ये सारा काम अप्लाई हो रहा होगा। क्या कहा मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है। कुछ भी नहीं करा भाई, अभी क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारा, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप आपको लफ्ज पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ रहा होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, बारी बारी फ्रैक्शन करना। भाई पार्शियल फ्रैक्शन ना पार्शियली यानी कि एक एक करके। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को, इस लफ्ज को मैं समझाता हूं काम करके। मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन को आपने एज इट इज एक बार उतार दिया तो जो भी आपका बीच वाला पार्ट आ रहा है उसको सपोज करो। क्या आ रहा है यहाँ पे बीच वाला पार्ट, 7x माइनस का 25 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4। ये क्या काम मैंने करा, मैंने डायरेक्टली भाई अपने जो भी इंटीग्रेशन के साइन के अलावा जो भी मेरा वेरिएबल पार्ट आ रहा था, जो भी मेरा बेसिक क्वेश्चन था, उसको मैंने एज इट इज उतार के यहाँ पे लिख दिया। और ये काम क्यों करा है मैं भी आपको समझाता हूं। अब मैं बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको पार्शियली सॉल्व करने के ऊपर जाऊंगा बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। और पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ी सिंपल सी बात करता है। मेरा बेटा एक्सरसाइज मुश्किल है, मुझे आइडिया है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके लिए इसको आसान बना सकूं। काइंडली बस थोड़ी सी अटेंशन दीजिएगा। हमने क्या करा, डायरेक्टली इसको एक बार यहां पे लिख दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ी छोटी सी बात करता है केस नंबर 1 के लिए। ये कहता है कि भाई देखो, डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स मौजूद है ना, उतने इसके ऊपर अननोन सपोज करोगे। यानी कि देखो, पहला अननोन क्या होगा x माइनस 3 के लिए, दूसरा अननोन क्या होगा x माइनस 4 के लिए। और इन अननोन्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं हम कैपिटल A B C D E F G। जितने भी फैक्टर्स होंगे उतने अननोन्स आ रहे होंगे। क्या कहा मैंने, जरा करके दिखाता हूं। मैंने कहा कि देखो, अब सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली एक बार अपने क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखा और जो भी डिवीजन में फैक्टर्स आ रहे हैं उनके ऊपर अननोन्स को सपोज करना है। तो पहला फैक्टर क्या होगा मेरा, पहले फैक्टर यानी कि x माइनस 3 के लिए पहला अननोन क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय x माइनस 3। बीच में हमेशा साइन लगाऊंगा प्लस का। अब दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस 4, इसके ऊपर एक अननोन सपोज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का b डिवाइडेड बाय x माइनस का 4। और इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। मैं दोबारा ये स्टेप समझा देता हूं बेटा, मुझे पता है मुश्किल लग सकता है किसी को। क्या काम करा अभी तक क्वेश्चन के अंदर, तो दोबारा सुनो। मैंने कहा कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे तो केस नंबर 1 की पहचान है। पहली बात मैंने ये करी थी। अब दूसरी बात क्वेश्चन समझाने के ऊपर आ गया। और दूसरी बात मैंने क्या करी, मैंने कहा भाई अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार दो, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो। पहला स्टेप क्या होता है, आई के बराबर लेते हैं ना हमेशा, इंटीग्रेशन वाली चीज को ले लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मेरा बेटा सारा का सारा पैसा इस रेड वाले काम का है। अगर ये काम समझ में आ गया तो केस 1 2 3 4 तकरीबन 90% सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। कैसे, अब देखो मेरा बेटा, अब जब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आप चूंकि डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप एक पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हो और ये मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का। इसका मतलब ये कि बारी बारी आपने फैक्टर को पार्शियली इंटीग्रेट करवाना है, बारी बारी पार्शियली अपने फैक्टर को सॉल्व करवाना है। तो क्या काम करा, इक्वेशन ए यानी कि क्वेश्चन को जब एज इट इज एक बार लिख दिया और उसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया, तो जो भी मेरा क्वेश्चन है उसको एज इट इज मैंने एक बार लिखा, बाहर एज इट इज एक बार लिखा। क्लियर है भाई? अच्छा टेंशन ना लो, वहां पे जब इसको सॉल्व कर लूंगा तो वापस यहीं पे डालूंगा, इसलिए इक्वेशन ए का नाम दिया हुआ है। इसको एज इट इज मैंने एक बार बाहर लिखा। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कर रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये कि भाई जितने भी इसके नीचे लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी इसके नीचे लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, उतने अननोन सपोज करूंगा। हर लीनियर फैक्टर के लिए डिफरेंट अननोन होगा। कैसे, इक्वल टू का साइन लगाया, ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि भाई डायरेक्टली क्वेश्चन को यहां पे एक बार लिखा और उतने अननोन सपोज करो। पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 3, इसके ऊपर एक अननोन आ गया। दूसरा फैक्टर क्या, x माइनस 4, इसके ऊपर एक अननोन आ गया, डेट इज b। और इस तरीके से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्या काम करना है, अब हम इस टर्म को पहले सॉल्व करवाएंगे। जो भी उसका आंसर आएगा उसका आंसर उठा के इक्वेशन ए में डालेंगे। कैसे, ये सारा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले इस एग्जांपल को करवा रहा हूं। ये एग्जांपल ज्यादा निस्बतन आसान है। अच्छा मेरा बेटा, अब जरा इसको सॉल्व करवाता हूं। कैसे भाई, यहां पे जो मैंने 7x माइनस का 25 लिया, उसको एडिट रहने देता हूं। यहां पे 7x माइनस का 25
डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4 एज इट इज रहने देता हूं, इक्वल टू का साइन। बेटा अगर मैं आपसे कहूं मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे लेते हैं? आई गेस देखो इंटर लेवल के ऊपर सेकंड ईयर के ऊपर आके मैं एलसीएम लेना नहीं सिखा सकता हूं, सबको आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए कैसे लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? नीचे वाली दोनों चीज आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो नीचे क्या बन जाएगा x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4, और ये जो x माइनस 4 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस का 4 प्लस का साइन एडिट। ये जो b है इससे x माइनस 3 ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा b इंटू एक्स माइनस का 3। ये क्या काम करा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम लिया। इस एलसीएम से फायदा क्या होगा, यहाँ वाला जो नीचे वाला फैक्टर है इसका नीचे वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई ये आमने सामने दोनों सेम चीजें आ गई ना, नीचे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 नीचे वाले फैक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। नीचे वाले पार्ट को इसका नीचे वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट सेम बनाने के बाद उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, ये अब बन गया 7x माइनस का 25 इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है a इंटू एक्स माइनस का 4 प्लस का साइन b इंटू एक्स माइनस का 3, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। मेरा बेटा मोर और लेस तमाम केसेस के अंदर ये वाला काम इक्वेशन नंबर 2 तक का काम सेम हुआ करेगा। केस नंबर 2 में बस थोड़ी सी पंचायत और आ जाएगी कि अननोन्स कैसे डिफरेंट तरीके से सपोज करते हैं। केस नंबर 3 में शायद अननोन एक और तरीके से सपोज कर रहे होंगे, केस नंबर 4 में एक और तरीके से कर रहे होंगे, मगर अननोन सपोज करना, इस तरीके से कैंसिल आउट करना और इक्वेशन नंबर 2 तक का काम निकालना, ये हर केस में आएगा। मेरा बेटा पहले बता देता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन एक मुश्किल एक्सरसाइज है, पार्शियल फ्रैक्शन एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, एक मुश्किल टॉपिक है, तभी मेजॉरिटी आवाम इससे डरती भी है और इसको बगैर सॉल्व किए पेपर अटेम्प्ट करने जाती है चॉइस पे छोड़ के। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं पहले ही आपको सॉल्व करवा दूं तरीके के साथ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, जल्दी से रिपीट करवा दूं मेरा बेटा। अभी तक हम लोगों ने सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, ये एग्जांपल वगैरह कोई होगी, पास पेपर का क्वेश्चन है, 2015 और 2005 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बुक से जरा आसान था इसलिए मैंने पहले इसको करवा रहा हूं। क्या किया भाई, सबसे पहला काम क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख देंगे। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको एज इट इज मैंने एक बार लिख दिया। अब दूसरा काम क्या करना है, जो भी इसके बीच की वैल्यू है, जो भी आपका मेन क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने निकाल के साइड पे करना है, क्योंकि आप पार्शियल फ्रैक्शन का कांसेप्ट यूज कर रहे होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का कांसेप्ट क्या कहता है, केस नंबर 1 के लिए जितने भी यहां पे डिवाइड में लीनियर फैक्टर्स आ रहे होंगे उतने उसके ऊपर अननोन तुमने सपोज करने हैं। पहले वाले फैक्टर के लिए पहले अननोन, बीच में साइन प्लस का, दूसरे वाले फैक्टर के लिए दूसरा अननोन, बीच में साइन नीचे जो भी वैल्यू है उसको लिखा। और अगर यहां पे फॉर एग्जांपल तीसरा फैक्टर होता तो फिर प्लस का सी के साथ वो तीसरा फैक्टर आता, और फिर अगर चौथा फैक्टर होता लीनियर तो उसको यह आता प्लस का डी और नीचे डिवाइड के अंदर फैक्टर आ रहा होता। क्लियर है? फिर काम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहां पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का तरीका आपको आता है, एलसीएम इसलिए लिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि भाई नीचे वाली चीज को कैंसिल आउट करवाना था, नीचे वाली चीज कैंसिल आउट हो गई तो फाइनली मेरे पास ऊपर वाली लाइन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आइए जरा नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अब इक्वेशन नंबर 2 से क्या काम करेंगे जरा उसको समझ लेते हैं। अच्छा तो बेटा मैंने अब आपकी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 2 को नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। अब जब इक्वेशन नंबर 2 पे मैं पहुंच गया, अब बेसिकली मैंने जो अननोन जो सपोज करे हुए ए और बी, मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। हम जितने भी अननोन सपोज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, हमें उनकी वैल्यूज को फाइंड करना होता है, चाहे वो केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें इनकी हमेशा वैल्यूज को फाइंड करना होता है सपोज करवाने के बाद। अब कैसे फाइंड करेंगे, केस नंबर 1 के लिए क्या तरीका है कि अब देखो भाई इक्वेशन नंबर 2 में जो जो तुम्हारे पास फैक्टर आ रहा है उसको बारी बारी 0 के इक्वल ले लूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला फैक्टर क्या है, x माइनस का 4 और दूसरा वाला क्या है, x माइनस का 3। हम करने क्या वाले हैं, मुझे इस अननोन a और इस अननोन b की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा कि भाई जब इक्वेशन नंबर 2 बना ली तो अब इस a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। ये जितने भी अननोन्स होंगे यहाँ पे a b c d उनकी वैल्यू को फाइंड करना हुआ करेगा। कैसे फाइंड करूंगा कि भाई जो भी मेरे फैक्टर्स आ रहे होंगे, मैं फैक्टर्स की बात करूं, 7x माइनस 25 फैक्टर नहीं है, फैक्टर्स का मतलब ये वाली टर्म, जो भी मेरे फैक्टर्स आ रहे होंगे उनको बारी बारी 0 के बराबर सपोज करूंगा। पहला फैक्टर क्या आ रहा है मेरा बेटा, x माइनस का 4, तो उसको 0 के बराबर सपोज कर लूंगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो यहां पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अगर मैं x माइनस का 4 इक्वल टू 0 लेता हूं मेरा बेटा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 4 वहां सेंड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 4। सेम गोज फॉर मेरा दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो इसको भी 0 के बराबर सपोज करूंगा, तो इससे यहां से x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 3। तो बेसिकली मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 से दो फैक्टर्स के जरिए दो x की वैल्यूज निकाल ली। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, बारी बारी इन x की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा और वहां से बारी बारी अननोन्स को वैल्यूज को निकालना स्टार्ट कर देंगे, फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। पहली x की वैल्यू क्या आ रही है, 4, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास b की वैल्यू आ रही होगी। कैसे जरा भी चेक कर लेते हैं। मेरा बेटा अभी परेशान ना हो कि इतना मुश्किल कैसे है, क्या है क्या नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है अगर बच्चा तरीके से समझ रहा हो। अगर सिर्फ अभी आपको समझ में आता जा रहा है तो बाद में मैं एक बार जर्नल रिव्यू दोबारा भी दूंगा, टेंशन नहीं लेनी भाई। अच्छा क्या करेंगे, अब x की पहली वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली 4, तो क्या लिखूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 4
in equation number 2 putting x is equal to 4 in equation number 2। तो उठा के x की वैल्यू 4 को किस में डाल दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 में जब x की वैल्यू 4 डालूंगा, देखो मैं स्टार्टिंग के अंदर डायरेक्टली काम नहीं करूंगा, आपको पहले करके दिखाऊंगा। जब x की वैल्यू 4 में इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, 7 4 आर। मेरा बच्चा 7 4 आर क्या होता है, आई गेस सबको पता होगा भाई। यहां पे क्या आ जाएगा, 7 का 7, x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 4 का 4, माइनस का साइन और फिर 25 इक्वल टू का साइन, a का a एज इट इज। क्या है अंदर आ रहा है यहाँ पे, x माइनस का 4, x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, माइनस का 4 एज इट इज, प्लस का b एज इट इज, x माइनस का 3, इस x में भी क्या आ जाएगा, 4 का 4 माइनस का 3। क्या काम किया, जो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 4 पहली x की वैल्यू, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाला और जहां जहां x रहा था वहां पे x की वैल्यू 4 पुट कर दी। इसके ऊपर क्या होगा, 7 4 28, 28 माइनस का 25, आई गेस ये आ जाएगा मेरे पास 3 लगभग, हाँ। अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का a एज इट इज, 4 में से 4 जब मैं निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, 0 0, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बेटा 0 a खत्म हो जाएगा यहाँ से, प्लस का b एज इट इज, 4 माइनस 3 क्या होता है मेरा बच्चा, 1। और इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपके पास b की वैल्यू आ गई क्या, 3। यहां से आपके पास b की वैल्यू आ गई क्या, 3। ये क्या काम करा भाई, सिंपल तरीके से जो x की वैल्यू निकाली थी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा और पहले अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लिया, दैट वाज 3। अब क्या काम करेंगे, दूसरी x की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी उसको भी इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा और वहां से दूसरे अननोन की वैल्यू को फाइंड करूंगा। कैसे, जरा आइए चेक कर लेते हैं मेरा बेटा। अब दूसरा हम लोगों ने x की वैल्यू दूसरी क्या निकाली थी, 3, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इन इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या बन रहा होगा मेरा बेटा, आइए चेक कर लेते हैं। 7 का 7 एज इट इज, इस बार x में क्या आ जाएगा, x की जगह पे आएगा 3, 7 इंटू 3 माइनस का 25 इक्वल टू का साइन a का एज इट इज, क्या आ जाएगा, x माइनस का 4, x में आ जाएगा 3 माइनस का 4 प्लस का b इंटू x माइनस। तो मेरा बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का b और x माइनस का 3, x में क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 3। अब ये क्या बन गया, जरा आइए उसको देख लेते हैं भाई। 7 3 क्या होता है, 21, 21 माइनस का 25 मेरा बेटा क्या हो जाएगा, 7 3 21, 21 माइनस का 25, माइनस का 4 हो रहा होगा आई गेस, 21 माइनस का 25 माइनस का 4 हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा, a इंटू 3 माइनस का 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 1, फिर प्लस का b, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू खत्म हो गई, माइनस के 1 से माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पॉजिटिव का 4 आ गई। ये क्या काम करा हम लोगों ने मेरा बेटा, हम लोगों ने इस तरीके से a और b अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। यकीन मानिए पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर 99% काम उस वक्त आपका कंप्लीट हो गया जब आपने अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। मैं एक बार जल्दी से इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा। मेरा बेटा केस नंबर 1 को पहले कर रहे हैं। केस नंबर 1 की कैटेगरी के अंदर वो तमाम के तमाम आपके पास क्वेश्चंस लाए कर रहे होंगे जिनके डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास लीनियर फैक्टर्स मौजूद हो जो कि डिफरेंट भी हो और लीनियर भी हो, यानी कि केस नंबर 1 की कैटेगरी आया करेगी। अब पहला क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसको सॉल्व करवाया, क्या कहा कि भाई जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिखो। अब कैसे सॉल्व करना है कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट $1,000,000 की बात है, सारा का सारा गेम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर खेल रहा है जो कि यहां से लेके ये यहां तक का है। क्लियर है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जो भी तुम्हारा क्वेश्चन उसको एज इट इज एक बार लिखो। अब यहां पे जितने भी तुम्हारे पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं उनको बारी बारी उतने अननोन्स के ऊपर सपोज करोगे। यानी कि पहला लीनियर फैक्टर क्या आता है, x-3, या पहला फैक्टर आता है x-3, उसके ऊपर पहले अननोन आ जाएगा a, फिर दूसरा फैक्टर जो आ रहा है x-4, उसके ऊपर दूसरा अननोन आ जाएगा b। अब दो ही फैक्टर से दो अननोन आ गए, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसके बाद क्या काम करा, सिंपल तरीके से यहां पे भी एलसीएम ले लिया और यहां पे जो टर्म थी पहले से मौजूद थी, तो यहां पे जब मैंने एलसीएम ले ली तो नीचे वाली टर्म क्या बन गई, ये बन गई, तो इससे इसको कैंसिल आउट करवा दिया। अब जो चीज आई इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। जब कभी हम इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड कर लिया करेंगे तो उसके बाद ये जो फैक्टर्स मौजूद हैं इनको बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज करवाया करेंगे और सपोज करवाने के बाद जो भी एक्स की वैल्यूज निकाला करेंगे उनको वापस इक्वेशन नंबर 2 में डाल के इन ए और बी या जितने भी अननोन्स हुआ करेंगे उनकी वैल्यूज को फाइंड किया करेंगे, जो कि मैंने आगे चल के यहां पे किया हुआ भी है, जो कि हमने आगे चल के मेरा बेटा यहां पर किया है। क्या करा भाई, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से जितने भी फैक्टर्स आ रहे थे उनको बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज करा, उन फैक्टर्स की वैल्यूज को फाइंड करा यानी कि एक्स की वैल्यूज को, एंड देन बारी बारी उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा और वहां से अननोन्स की वैल्यूज आ गई। जब मेरे पास फाइनली अपने क्वेश्चन में आने वाले इन पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट यूज करवा के आने वाले अननोन की वैल्यूज आ गई, यानी कि यहां पे हमारे दो अननोन्स हमने दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, तो अब इन अननोन्स को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा मैं।
और फिर वापस इक्वेशन नंबर ए में पुट करके फाइनली इसका आंसर निकाल लूंगा। 99% क्वेश्चन आपका उस वक्त सॉल्व हो जाता है जब आप अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर ले। तो हमने ए और बी को फाइंड कर लिया ना मेरा बेटा, अब इसको उठा के वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। मैं क्या लिखूंगा यहां पे, पुटिंग a इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या आई 4 और b की वैल्यू क्या आई मेरा चंदा 3। इसको उठा के किसमें पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। हमेशा हम ये काम किया करेंगे, कभी भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जब अननोन की वैल्यूज आ जाया करेंगे उनको वापस इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करूंगा। तो इक्वेशन नंबर क्या है, ये रही। क्या है इक्वेशन नंबर 1, a डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस का b डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, नीचे क्या मौजूद है x माइनस का 3, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और नीचे क्या मौजूद है x माइनस का 3, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और नीचे क्या मौजूद, इधर क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाय x माइनस का 4, b डिवाइडेड बाय x माइनस का 4। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताएं सर, मेरा बेटा ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन ए में पुट करके इक्वेशन 1 के अंदर पुट करके चीज निकाली या इक्वेशन 1 के चीजों को पुट करा, ये बेसिकली कहां से आ रही है, ये बेसिकली कहां से आ रही है, इस जगह से। और ये चीज क्या है, ये मेरी इक्वेशन की स्टेटमेंट है। ये चीज क्या है, ये मेरी इक्वेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो भाई मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर जब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करा तो मुझे ये ग्रीन वाली चीज मिली ना। तो बेसिकली ये ग्रीन वाली चीज ऑल्दो है क्या चीज, ओरिजिनल मेरा क्वेश्चन ही है। हम क्या काम कर रहे हैं, हमने जब कांस्टेंट्स की, हमने जब अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया तो उसको वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाया। और ये इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली आई कहां से थी, मेरे मेन क्वेश्चन से। तो इन अदर वर्ड्स हम इस चीज को उठा के अपने मेन क्वेश्चन यानी इक्वेशन ए में डालने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं। ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मेन क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस का साइन, फिर क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4 इंटू dx। अब ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है इस चीज के ऊपर। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 इंटू dx प्लस का साइन, इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन, फिर इंटीग्रेशन इस टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4 इंटू dx। अब यहां पे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन इस पे अलग अप्लाई होगी, इस पे इंटीग्रेशन अलग अप्लाई होगी। इस पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका। ये 4 जो है कांस्टेंट नंबर है, इसको उठा के मैं बाहर शिफ्ट कर दूंगा तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू dx के ऊपर, प्लस का साइन, ये 3 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इसको उठा के बाहर फेंक दूंगा तो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू dx के ऊपर। अच्छा जरा गौर से देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जरा गौर से देखें। डिवाइड के अंदर क्या आ रहा है, x माइनस 3। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, इंटीग्रेशन की ln वाली शॉर्ट ट्रिक होती है। कभी भी डिवाइड के अंदर जो फंक्शन आ रहा हो अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप सिंपल तरीके से ln का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। नीचे क्या आ रहा है मेरा बेटा, x माइनस 3, x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव होगा 1 और माइनस का डेरिवेटिव होगा 0, तो ऊपर 1 मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पे मैं ln वाला ट्रिक यूज कर सकता हूँ। क्या बन जाएगा, ये 4 इंटू ln एज इट इज आएगा और नीचे वाले फंक्शन को एक बार लिख दिया जाएगा ln x माइनस 3 प्लस का साइन 3 का 3 एज इट इज। यहां पे भी चेक करें इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 के ऊपर। मेरे बेटे अगर नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव होता है तो आप सिंपल तरीके से ln वाली शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ये ln वाली शॉर्ट ट्रिक मैं क्या कह रहा हूं मेरा बेटा, मेरी एप्टीट्यूड की सेकंड वीडियो जो है वो डिवीजन फॉर्मूला एप्टीट्यूड की डिवीजन ट्रिक के ऊपर है। उसमें मैंने डिटेल के अंदर डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया है जो मैं पहले भी आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूं, काइंडली व्यू कर लें। मैंने उसमें बहुत डिटेल में बात समझाई हुई है कि डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। कभी भी नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा हो तो सिंपल तरीके से ln लिखते हैं एक बार और जो भी नीचे फंक्शन होता है उसको ln के फंक्शन के तौर पे लिखते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सॉल्व होगा। आई नो मेरा बेटा इसके अंदर कोई ना कोई कंफ्यूजन आपको होगी, मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मेरा बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने पहले एग्जाम्पल करवाई तो उसके पीछे रीजन ये है कि भाई क्वेश्चन जरा मुश्किल थे, इसलिए पहले आपको जरा आसान चीज से अपनी बात का आगाज करा। क्या क्वेश्चन आ रहा था, 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 इंटू x माइनस का 4। सिंपल तरीके से आपने क्या काम करा, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, जितने भी केस नंबर 1 के, जितने भी केस नंबर 2 के, जितने भी केस नंबर 3 के, जितने भी केस नंबर 4 के, ये जितने भी बाय पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आप यही काम किया करोगे। ये स्टार्टिंग का काम सब में सेम होगा। क्या काम, कि जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है उसमें से आपने अपना मेन क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करके अलग से लिखा करोगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, कि भाई जितने भी तुम्हारे पास
फ्रैक्शन के अंदर चीजें आ रही हैं, फैक्टर्स आ रही हैं, उसके ऊपर उतने उतने अननोन्स को सपोज करोगे, जो कि हमने यहां पे करा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर अगले स्टेप पे जाके सिंपल तरीके से एलसीएम लिया करोगे। ये काम भी तमाम के तमाम केसेस में सेम है। और उसके बाद क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दोगे, जब नीचे वाले पार्ट को कैंसिल आउट करवा दोगे। खाली इन केसेस में डिफरेंस क्या होगा, सपोजिशन का। खाली इन केसेस में डिफरेंस क्या होगा, किस तरीके से आपने अननोन्स को लेना है। केस नंबर 1 में अननोन्स कैसे लेते हैं, जितने भी फैक्टर्स आ रहे होते हैं उतने ही अननोन्स बड़े सिंपल तरीके से आपके पास आते जाते हैं। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। फिर हमने क्या काम करा, हमने सिंपल तरीके से बेटा फिर जो इक्वेशन नंबर 2 बना करेगी, उसमें जितने फैक्टर्स आ रहे होंगे उनको बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज किया करेंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड किया करेंगे, और उन वैल्यूज को वापस उसी इक्वेशन नंबर 2 में डालने के ऊपर उन अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया करेंगे। अगर आपने एक बार इन अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, तब आपका क्वेश्चन 99% सॉल्व हो जाएगा। अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो किसी दावे से कह रहा हूं। देखो, जब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, तब तो सिंपल तरीके से फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। हम अभी तक इतनी सारी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, इतनी बार आप लोगों को एप्टीट्यूड में पढ़ा चुका हूं, तो आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को इंटीग्रेशन अप्लाई करने में मसला होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लेने में मसला जरूर हो सकता है, इंटीग्रेशन अप्लाई करने में मसला नहीं होगा। तो भाई जब ए और बी यानी कि जब अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया करेंगे, तो उन अननोन्स की वैल्यूज को सिंपल तरीके से इक्वेशन ए में डाला करेंगे। कैसे डाला करेंगे, पहले इक्वेशन 1 में। मैं इस क्वेश्चन में खाली इक्वेशन 1 में डाल के सिखा रहा हूं, ताकि अभी आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, कुछ स्टेप बाय समझ में हमने किया है। हमने यहां से जब अननोन की वैल्यूज निकाल ली, तो उनको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाला। इक्वेशन नंबर 1 में जहां ए आ रहा था वहां पे ए की वैल्यू रखी, जहां बी आ रहा था वहां बी की वैल्यू रखी। अब मेन पॉइंट ये आ रहा है कि भाई ये इक्वेशन 1 आई कैसे थी। सर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करा था इसलिए आई थी। मगर बेटा ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने किस पे अप्लाई किया था, सर क्वेश्चन पे अप्लाई किया था। यानी कि क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तभी आया था। तो मेरा बेटा दैट्स द मेन पॉइंट, यानी कि मैं अपने क्वेश्चन की जगह के ऊपर इस पार्ट को रख सकता हूं। तो हमने यही तो काम किया यहाँ पे कि भाई ये आया कहां से था पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। सर ये हमने क्वेश्चन के जरिए आया था। जब हमने अपने क्वेश्चन के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा था तो ये आया था। दैट्स द मेन की। तभी तो हमने इस क्वेश्चन की जगह क्यों फाइनली अपनी इस चीज को रख दूंगा। तो रखने के ऊपर सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बारी बारी अप्लाई हो जाएगी और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जाने। मेरा बेटा मैंने जितनी डिटेल में आपको सिखाया, आई होप अब आपके लिए हलवा होगा। आई नो अभी भी आपके जहन में मसले मसाइल होंगे, बट जैसे जैसे कि हम क्वेश्चन कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जहन के मसले मसाइल दूर होते जाएंगे। अच्छा तो बेटा हमारे पास फाइनली एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा मौजूद ही नहीं है। तो मेरा बेटा अगेन अगर मुझसे पढ़ रहे हो या मुझसे पढ़ते आ रहे हो तो आपको आइडिया होगा मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपने ऑर्डर के हिसाब से करवा रहा होता हूँ। अगर तुम मुझसे एप्टीट्यूड के लिए पढ़ रहे हो, मुझसे इंटरमीडिएट के लिए पढ़ रहे हो, दोनों जगहों के ऊपर एक टॉपिक बेतहाशा आता है। तो अगर तुम मुझसे इंटरमीडिएट के लिए पढ़ रहे हो तो स्टेप वाइज यहाँ पे काम करोगे। एप्टीट्यूड में आप डायरेक्टली फॉर्मुला यूज करते हुए काम को कर रहे होते हो, यानी डायरेक्टली अपने मेथड को यूज करते हुए। कहने का मकसद क्या है, मैं बुक के ऑर्डर को कभी फॉलो करने का ना तो आदी था ना आदी हूं। मैं पहले वो क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करवाता हूं जो कि ज्यादा आसान या ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन होते हैं, और फजूल क्वेश्चन या तो बाद में करवाता हूं या फिर करवाता ही नहीं हूं ताकि कॉन्सेप्ट बच्चे का डिस्टर्ब ना हो। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा वैसे। अच्छा क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 25 ऑन dx विद रिस्पेक्ट टू dx। अब जहन में बात आती है सर ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का आ रहा है, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा बेटा अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे करेंगे भाई, साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि डिवाइड के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन आ रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें भाई, सर ने पढ़ाया कि कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा हो तो आपके पास केस नंबर 1, अभी हम केस नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। अब केस नंबर 1 में सर ने तो पढ़ाया था कि भाई आपके पास क्या होगा, लीनियर फैक्टर्स होंगे और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। सर मगर यहाँ पे तो फैक्टर्स ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो मेरा बेटा जरा इसको पहले मेकअप करना पड़ेगा, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास फैक्टर्स बनकर आ जाएंगे। सर कैसे सिंप्लीफाई करें, मेरा बेटा अगर मैं गौर से देखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मुला यूज कर सकता हूँ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई का आई इक्वल टू का साइन इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये बाहर वाला dx का dx एज इट इज। तो मेरा बेटा जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस
x प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू डी एक्स। ये क्या काम करा मेरा बेटा, हम लोगों ने सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर दिया, सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को फैक्टर्स की फॉर्म में लिया है। और उसके पीछे रीजन क्या था कि भाई दो चीजें डिवाइड हो रही हैं और मैं कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है आप में से कोई बोले सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हो सकता है, तो बेटा मुझे भी पता है हो सकता होगा, बट हम यहाँ पे उस मेथड को भी डिस्कस नहीं कर रहे, हम पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर स्ट्रिक्ट हुए में। तो क्या करा भाई, सिंपल तरीके से फैक्टर्स बना दिए। अब जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखिए मेरा बेटा, क्या इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन केस नंबर 1 की कंडीशंस पे उतरता है? आइए चेक कर लेते हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है, जब कभी डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो, लीनियर फैक्टर्स हो। लीनियर का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि लीनियर फैक्टर है दोनों के दोनों। और दूसरा पॉइंट जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना सिर्फ लीनियर फैक्टर्स हो बल्कि डिफरेंट भी हो, यानी कि x प्लस 5 कभी भी x माइनस 5 के बराबर नहीं होता, दोनों डिफरेंट चीजें। x प्लस 5 और x माइनस 5 डिफरेंट चीजें बेटा। तो इसका मतलब क्या है, केस नंबर 1 के ऊपर ही पूरा का पूरा उतर रहा है। केस नंबर 1 क्या होता है, व्हेन डिनोमिनेटर इज हैविंग नॉट ओनली लीनियर फैक्टर्स बट ऑल्सो डिफरेंट फैक्टर्स, दोनों का डिफरेंट होना भी शर्त है। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। यानी कि सबसे पहले तो मेरा बेटा अपने क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले 2 मिनट की तकरीर सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए, एनालाइज करवाने के लिए करता हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, तभी आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। अब हमने क्या करा भाई, इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब जरा पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, कि भाई जो भी ये वाली टर्म आ रही है, जो भी आपके पास आपका मेन क्वेश्चन आ रहा है, उसको खूबसूरती के साथ जाके अलग से लिख दो। तो क्या आपका आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 5। क्या हमारा मेन क्वेश्चन आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 5। भाई मैंने क्या करा, पहला स्टेप क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगेन अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो यहां पे समझने की कोशिश करे। कैसे करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से, जो भी मेरा क्वेश्चन के अंदर मेन क्वेश्चन आ रहा है उसको एडिट उठा के यहां पे लिख दिया। अब मैंने क्या बात करी कि पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट केस नंबर 1 के लिए बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल सा, कि मेरा बेटा जितने भी डिवाइड में फैक्टर्स आ रहे होंगे उसके ऊपर उतने ही अननोन्स को सपोज करोगे। जितने भी फैक्टर्स आ रहे होंगे डिवाइड में उसके ऊपर उतने ही अननोन को सपोज करोगे। दैट्स ऑल। ये सिंपल सा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट केस नंबर 1 के लिए। तभी केसेस में पढ़ाता हूं ताकि इजीली समझ में आए। क्या कहा कि क्या कॉन्सेप्ट है, जितने भी डिवाइड में फैक्टर्स आ रहे होंगे उतने के उतने उनको ऊपर उतने ही अननोन्स को सपोज कर रहे होंगे। यानी कि यहां पे पहला फैक्टर क्या आ रहा है, x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, a डिवाइडेड बाय x प्लस का 5, प्लस का साइन, फिर क्या हो जाएगा दूसरा फैक्टर, उसके ऊपर दूसरा अननोन, क्या बन जाएगा, प्लस का b डिवाइडेड बाय x माइनस का 5। और इस चीज को मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या काम करा सर, क्या दोबारा समझाएंगे? मेरे बेटा कुछ भी काम नहीं करा, सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट यूज करा कि भाई जितने भी आपके पास डिवीजन में फैक्टर्स आ रहे थे उनके ऊपर उतने अननोन्स को मैंने सपोज कर दिया और सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि भाई यहां पे सिंपल तरीके से एलसीएम लूं, एलसीएम लेके नीचे वाली चीजों को कैंसिल आउट कर दूं। क्या करेंगे मेरा बेटा, यहां पे क्या मौजूद है, पहले से 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 5। अगर मुझे यहां पे एलसीएम लेना है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, नीचे वाली चीजों को सेम बनाना। तो भाई एलसीएम कैसे लूंगा, नीचे वाली दोनों चीजें आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 5। ये x माइनस 5 जो नीचे डिवाइड हो रहा है अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स माइनस का 5। ये जो b a के साथ है, ये x प्लस 5 जो नीचे मौजूद है अपने क्रॉस में आके ऊपर b से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, प्लस का b इंटू एक्स प्लस का 5। सिंपल तरीके से भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए एलसीएम को लिया है। अब ये मेरा बेटा जो नीचे वाला फैक्टर है, नीचे वाले फैक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली मेरे पास ये क्या आ रहा होगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस का 5 प्लस का b इंटू एक्स प्लस का 5। डेट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या काम करा अभी तक, देखो भाई सेम काम है। क्या काम करा, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको एडिट एक बार लिखना है। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है कि जितने भी आपके पास डिवाइड में फैक्टर्स आ रहे होंगे उनके ऊपर उतने के उतने अननोन्स को सपोज किया करोगे। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सिंपल तरीके से इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली जो कैंसिल आउट करा और फिर आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 के बाद एक स्टेप होता है बिना बेटा, अब इक्वेशन नंबर 2 में जितने भी तुम्हारे फैक्टर्स आ रहे हैं उनको बारी बारी 0 के बराबर सपोज करोगे, वहां से उतनी x की वैल्यूज को निकालोगे
और उन x की वैल्यूज को वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालने के ऊपर अननोन की वैल्यूज को फाइंड करोगे, और जब वो अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी तो वापस इक्वेशन नंबर a या 1 में डाल के फाइनली अपना इंटीग्रेशन अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। देखो एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा है, अगर एक बार ये पैटर्न पिक कर लिया सारे के सारे क्वेश्चन बड़े हलवा बन जाएंगे। क्लियर है भाई? क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 बना ली, इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद बारी बारी इन फैक्टर्स को जीरो के ऊपर लेना है। कैसे लेंगे आइए जरा देख लेते हैं। यहां पे पहला फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस का 5, तो क्या लिख दूंगा, हेंस x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 5 को वहां भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 5। तो पहले फैक्टर से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5। दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, x प्लस का 5, तो इसको भी 0 के बराबर सपोज करूंगा, क्या बन जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से प्लस के 5 को वहां सेंड करूंगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू नेगेटिव का 5। यहां से दूसरे फैक्टर से मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब बारी बारी x की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा तो मेरे पास फाइनली मेरे अननोन की वैल्यूज आ रही होंगी, और सारा का सारा पैसा, सारा का सारा खेल पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इस अननोन को फाइंड करना होता है। जिस तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सारा का सारा पैसा, सारा का सारा खेल, सारा का सारा मजा u और v को सपोज करवाना है सही तरीके से, वैसे ही यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर सारा का सारा खेल अननोन की वैल्यूज को निकालना है। अगर एक बार ये अननोन की वैल्यूज आ गई फिर तो सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और इंटीग्रेशन अप्लाई करना अब इस लेवल पे किसी को मुश्किल नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल से पढ़ाया आप लोगों को। अब क्या करते हैं, मैं जल्दी चलते हैं वापस। भाई x की वैल्यू 5 पहली बार इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा, लिखूंगा इस बात को, स्टेप शो करने लाजमी है बेटा। अगर इंटरमीडिएट के लिए मुझसे पढ़ रहे हो तो स्टेप लाजमी करने हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। और अगर एप्टीट्यूड मैथ्स के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने सॉल्व करना है जल्दी जल्दी से। अच्छा क्या बन जाएगा मेरा बेटा, बट एप्टीट्यूड की मैट्रिक बाद में बताऊंगा किस तरीके से एप्टीट्यूड करना होता है एमसीक्यूज के लिए। अच्छा क्या कहा मैंने भाई, सिंपल तरीके से आपने अब x की वैल्यू 5 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि x की वैल्यू पहले वाले जो x की वैल्यू है उसको डाल के 5 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं। चेक करता हूं a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी। भाई 1 का 1 देखो यहां पे एज इट इज रहेगा। अब देखो जब मैं पॉजिटिव, अब मैं डायरेक्टली उस स्टेप्स के ऊपर आ रहा हूं क्योंकि अब बच्चों वाले शब्द मैंने बहुत सारे कर दिए। जब मैं x की वैल्यू 5 मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x आ रहा होगा वहां पे क्या रख दूंगा, 5 को। देखो भाई a के साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 5, जब मैं a के साथ क्या आ रहा है, x माइनस का 5, जब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव का 5 इस x में रखूंगा तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस का साइन एज इट इज, प्लस का b एज इट इज, फिर क्या है x प्लस 5, तो यानी कि x की वैल्यू हमने क्या रखनी है, 5, पॉजिटिव का 5, तो क्या बन जाएगा 5 प्लस 5 10। डायरेक्टली ये काम करना होता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बहुत तरीके से आपको करके दिखा दिया था। अब x की वैल्यू हमने क्या करी भाई, सिंपल तरीके से x की वैल्यू 5 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी है तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और b की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल तरीके से b इंटू 10 आ गया। ये 10 अभी b से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनली मेरे पास b की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 डिवाइडेड बाय 10। क्या आ रही होगी मेरा बेटा, b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से x की दूसरी वैल्यू नेगेटिव 5 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा और दूसरे अननोन को फाइंड करूंगा। कैसे, आइए जरा देख लेते हैं मेरा बेटा इसको भी। तो मेरा बेटा दूसरे x की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव का 5, तो क्या लिखूंगा यहां पे, पुटिंग किस चीज को, नेगेटिव का 5, पुटिंग x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 किसके अंदर पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव का 5 किसके अंदर पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, देखते हैं फिर क्या होगा मेरा बेटा, क्या बन जाएगा, ये 1 का 1 यहां पे एज इट इज। अब जरा गौर से देखिए, जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव 5 यहां पे पुट करता हूं, a के अंदर क्या पुट करता हूं, a के साथ वाले x के अंदर नेगेटिव का 5, तो माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 10, तो a के साथ क्या बन जाएगा, माइनस का 10, प्लस का साइन एज इट इज। b के अंदर जरा गौर से देखिएगा, जब मैं x के अंदर यहां पे b वाले x के अंदर जब मैं माइनस का 5 पुट करूंगा तो माइनस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0, तो b वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 10 आ रही होगी। तो a की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 10। क्या कहा था मैंने, जब कभी आपने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर a और b को फाइंड कर दिया तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो हलवा है। हमने फाइंड कर लिया, क्या करूंगा, इनको फाइनली उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा और फिर वहां से इक्वेशन नंबर a में डालूंगा। क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से अननोन की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली तो इन अननोन्स को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पहले पुट करूंगा। क्या लिखूंगा, पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्टली इक्वेशन ए में भी पुट कर सकते हैं, बट अभी आप बेसिक लेवल सिखा रहा हूं तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में डालना सीखें। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये रही, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा बेटा, ये रही। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे,
क्या इक्वेशन नंबर 1 आ रही है? क्या है भाई? a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? a की वैल्यू आ रही है माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 10। तो a में क्या आ जाएगा? माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 10। और नीचे क्या है? x प्लस का 5 प्लस का साइन b की वैल्यू क्या है भाई? 1 डिवाइडेड बाई 10। और नीचे क्या है? x माइनस का 5। नीचे क्या है? x माइनस का 5 इक्वल टू के इस तरफ क्या चीज है? ये वाली चीज है। क्या चीज है? लिखना चाहो इसको लिख दो, कि मसले की बात नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 5। ये चीज किसके बराबर है? इक्वेशन ए के बराबर है। तो इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दूंगा। यही बात तो पिछले क्वेश्चन में भी सिखाई कि भाई जो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है कहां से आ रही है? इक्वेशन ए से तो आ रही है। तो मेरा बेटा ये जो चीज है ये चीज किसके बराबर है? इक्वेशन ए के। तो सिंपल तरीके से उसको उठा के इक्वेशन ए में डाल दूंगा। तो फाइनली मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। आगे क्या है? a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। a की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 प्लस का साइन, फिर क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 5 इंटू डी एक्स। भाई ये ऊपर 10 डिवाइड हुआ नीचे चला जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स प्लस का 5 प्लस का साइन बीच में, यहां पे भी क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू डी एक्स। भाई ये क्या काम करा? जो ऊपर 10 आ रहा था इसको 10 को नीचे सिंपल तरीके से लिख दिया। अब देखो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर क्या हो जाएगी बेटा? अप्लाई। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक बार अप्लाई हो जाएगा नेगेटिव के 1 डिवाइडेड बाई 10 एक्स प्लस 5 के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू dx, और एक बार अप्लाई हो जाएगी इंटीग्रेशन पॉजिटिव के 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू dx के ऊपर। मेरा बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है, इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों से अप्लाई हो गई, बिल्कुल हो गई। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग अप्लाई करूंगा, इस पर अलग अप्लाई करूंगा। मुझे साफ दिख रहा है जब इस टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ रहा है? कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो इसको बाहर निकाल के रख दूंगा, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल दूंगा। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर? 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 के ऊपर। सेम गोज फॉर हियर, यहां पर भी इंटीग्रेशन क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? 1 डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स माइनस 5 के ऊपर। 1 डिवाइडेड बाई 10 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो कांस्टेंट नंबर को पहले निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। क्या बन जाएगा? प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 10 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो गई एक्स माइनस के 5 के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मेरा बेटा यहां पे क्या बन जाएगा? माइनस का 1 डिवाइड बाई 10 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 के ऊपर कैसे अप्लाई होगी? बड़े सिंपल तरीके से मेरा बच्चा अप्लाई होगी। कैसे भाई? यहां पे इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू dx पे कैसे अप्लाई हो रही होगी? एलन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। ऊपर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। सिंपल तरीके से एलन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा? एलन एक्स प्लस 5 प्लस का साइन, ये 1 डिवाइडेड बाई 10 मेरा बेटा एज इट इज रहेगा। जरा गौर से देखिएगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 के ऊपर कैसे अप्लाई होगी? अगेन यहां पे भी एलन वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एलन का एलन एज इट इज क्या आ जाएगा? एक्स माइनस का 5। अब इस क्वेश्चन का ऑल्दो ये आंसर तो आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, मगर इस क्वेश्चन को फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है। यहां से अगर मैं 1 डिवाइड बाई 10 को क्या ले लूं, या माइनस के 1 डिवाइड बाई 10 को चलो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 1 डिवाइड बाई 10 को यहां से क्या ले लूं? कॉमन ले लूं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का ln x प्लस 5 प्लस का ln x माइनस का 5। ऐसे ही होगा? आप बोलोगे तो बिल्कुल होगा। अगर मैं कहूं कि पहले मैं पॉजिटिव पार्ट को लिख देता हूं फिर नेगेटिव पार्ट को लिख देता हूं, आई डोंट थिंक आप में से किसी को मसला होगा। यानी कि पहले मैं प्लस वाली चीज को लिख देता हूं फिर नेगेटिव वाली चीज को लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा? i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10, पहले प्लस वाली चीज को लिख दिया तो प्लस वाली चीज क्या आ रही है? ln का x माइनस 5 और नेगेटिव का ln x प्लस 5। ये काम क्यों कर रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या काम किया भाई? सिंपल तरीके से पहले प्लस वाली चीज को लिख दिया और फिर नेगेटिव वाली चीज को लिख दिया। क्या अब आपको दिख रहा है कि इस टर्म के ऊपर भी ln आ रहा है और इस टर्म पे भी ln आ रहा है और बीच में साइन आ रहा है किस चीज का? नेगेटिव का। तो यहाँ पे मैं ln की एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। कभी भी ln अगर दो टर्म्स पे अप्लाई हो रही हो, या कभी भी ln के अंदर कभी भी लॉग के ऊपर, कभी भी लॉग दो ऐसी चीजों पे अप्लाई हो रहा है जो आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या? कि उन दोनों को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख देता है और ln दोनों पे अप्लाई हो जाता है, लॉग उन दोनों पे अप्लाई हो जाता है। तो लॉग इसका उलट काम भी तो कर सकता है बेटा। अगर दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों पे ln आ रहा है, तो लॉग इसका एक उलट काम भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ln एक बार लिखा जाएगा और ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं ये आपस में क्या आ जाएंगी? डिवीजन में आ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ln। आप लोग डेरिवेटिव के अंदर ये मुझसे पढ़कर आ रहे होंगे। ऑल्दो यहाँ पे इसका आंसर आ गया था, मगर इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, तभी मैंने इसको फर्दर सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व करा? प्लस वाले पार्ट को पहले लिखा, नेगेटिव वाले पार्ट को बाद में लिखा। ln की मेरा बच्चा एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है ln की या लॉग की? कि भाई कभी भी अगर दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो। कभी भी दो फंक्शन अगर आपस में क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो, तो लॉग क्या करता है? दोनों के
ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है और बीच में साइन आ जाता है माइनस का। तो इसका उलट काम भी हो सकता है कि अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हो और दोनों के ऊपर इंडिविजुअली लॉग आ रहा है तो लॉग उसका अपोजिट काम भी कर सकता है, यानी कि दोनों को डिवीजन में शिफ्ट कर दिया जाए और एक बार लॉगरिथम पहले लिख दिया जाए, तो ये काम भी कर सकता है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा बेटा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आप में से किसी को भी मसला होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लो, पहले बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आपको अप्लाई करने को कहा गया। कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 25 को ओपन कर दोगे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस के 5 के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। आई गेस अब तक तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जितने भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे होंगे उसके ऊपर उतने ही अननोन सपोज करोगे। केस नंबर इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे, देन उसके बाद नीचे डिवीजन लोगे। सिंपल तरीके से क्या करोगे भाई, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले पार्ट को कैंसिल आउट करोगे एंड देन इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद बारी बारी फैक्टर्स को जीरो के ऊपर सपोज करवाओगे। उन फैक्टर्स की वैल्यूज को निकालने के बाद या उन सपोज करवाने के बाद एक्स की वैल्यूज को फाइंड करोगे। उन एक्स की वैल्यूज को उठा के वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे और वहां से अननोन की वैल्यूज को निकालोगे या अननोन की वैल्यूज को फाइंड करोगे। एक बार जब ये अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी तब तो काम बड़ा आसान है। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर ए में पुट करोगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने की रीजन क्या होती है कि भाई इक्वेशन नंबर 1 चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से ड्राइव होती है, जो कि आपका मेन क्वेश्चन ही बेसिकली होता है, तो इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्टली डालो, इक्वेशन नंबर ए में डालो, बात एक ही होती है। मगर स्टैंडर्ड तरीका ये कि पहले इक्वेशन नंबर 1 में डाला जाए और फिर वहां से इक्वेशन नंबर ए में पुट किया जाए, तो ये स्टैंडर्ड तरीका एक स्टेप आपका काउंट हो जाएगा। तो यहां पे मेरा बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की जाने जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा और फिर उसको भी समझते हैं और देन इस लेक्चर को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? आइए जरा चलते हैं। अच्छा तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है मेरे लेक्चर का। अगेन बुक का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा, मार्क कर लो मेरा बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा? सबसे पहला काम तो क्वेश्चन को एनालाइज करना है। भाई क्वेश्चन को देख के अंदाजा करो क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है। सर ये दो फंक्शंस आ रहे हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो मेरा बेटा चेक कर लो कि पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला ये कहते हैं नीचे वाली होल चीज के ऊपर पावर 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 होगी तो नीचे से ऊपर शिफ्ट ही कर सकते। यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते और कोई और फॉर्मूला यूज कर नहीं सकता मैं, क्योंकि डिवीजन के अंदर दो फंक्शंस आ रहे हैं। तो फौरन मेरे जहन में क्लिक कर जाएगा कि यार ये किस चीज का क्वेश्चन आ गया, ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का। यानी कि अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। अब जहन में आता है सर ये पार्शियल फ्रैक्शन के कौन से केस से लिंक करता है। सर आपने तो हमें केस नंबर 1 पढ़ाया हुआ है। केस नंबर 1 के अंदर तो भाई सिर्फ लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स की बात की जाती है। सर यहाँ पे तो पता नहीं एक्स क्यूब माइनस का एक्स आ रहा है। सर ये लीनियर फैक्टर कहां से आ गया? सर ये तो अजीब बात कर रहे हैं, आपने तो हमें केस नहीं पढ़ाया अभी तक। तो मेरा बेटा जरा गौर से क्वेश्चन को देखो। हो सकता है बहुत बार एग्जामिनर आपको आसान केस देके आपको सिंपलीफाई करवाना चाह रहा हो बात आपसे। क्या कहा मैंने? बहुत बार एग्जामिनर आपको टॉफी को जरा लपेट लपाट के दे दे, आपको उस टॉफी को अच्छे तरीके से ओपन करना आना चाहिए। मींस ये क्वेश्चन केस नंबर 1 पे सॉल्व होगा, तभी जाहिर सी बात है मैं केस नंबर 1 में पढ़ा रहा हूं। सेकंड नंबर के ऊपर भाई यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स। हो सकता है यहाँ पे कोई फनकारी करनी हो और देन ये लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आपका बन सकते हो। कैसे बनेंगे अभी जरा चेक कर लेते हैं। मगर आई गेस मैंने इनिशियल बातें बिल्कुल सही आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जानिब। तो मेरा बेटा क्या क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाइंग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस का एक्स इंटू dx। अच्छा तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से पहला काम क्या करते हैं भाई, सबसे पहला काम अब तक तो याद हो गया होगा, मुझसे पढ़ते हो। पहला काम क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखोगे इंटीग्रेशन के ऊपर, क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का x इंटू dx। इसको डायरेक्टली अभी इक्वेशन ए नहीं कह सकते क्योंकि अभी नीचे डिफरेंट और लीनियर फैक्टर्स नहीं है। अगर डिफरेंट और लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे तो केस नंबर 1 नहीं हो सकता मेरा बेटा, उसकी फिर ये टेक्निक पे सॉल्व नहीं होगा। अच्छा तो मैं कैसे इसको केस नंबर 1 में डिफाइन करूं भाई, इसका मतलब यहां पे अब मैं थोड़ा सा अपना माइंड लड़ा रहा हूं यार ये वाकई केस 1 है भी या नहीं है। तो मुझे दिख रहा है यार कि बन तो सकता है केस नंबर 1। कैसे? अगर मैं नीचे से x को कॉमन ले लूं, आइए चल के देखते हैं क्या बन जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार अगर मैं नीचे से क्या कर दूं, x को कॉमन ले लूं, तो कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, अगर मैं यहां पे नीचे से x को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और यहां पे dx का dx एज इट इज। क्या अब आप देख पा रहे हो सर, मगर जब मैंने x को कॉमन ले लिया तो अभी भी तो ये सर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर तो नहीं बन रहा, अभी भी तो एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, लीनियर फैक्टर तो नहीं हो सकता। तो मेरा बेटा ये क्या आ रहा है,
एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है माइनस का साइन, फिर क्या आ रहा है 1। इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दूंगा मैं, फॉर्मूला यूज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस का 1, यानी कि लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स हमारे अचीव हो जाएंगे। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रही मेरा बेटा, आइए जरा देखते हैं क्या बन गया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या ऊपर क्या है, ऊपर वाली चीज एडिट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, नीचे मैंने क्या करा एक्स को कॉमन लिया है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, मैंने क्या कहा जरा गौर से देखो, क्या ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है, तो मेरा बेटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1, और ये बाहर वाला dx का dx एज इट इज। ये क्या काम करा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये आ रहा था एक्स क्यूब माइनस का एक्स आ रहा था, हमने क्या करा इसको सिंपल तरीके से एक्सपेंड कर दिया, ओपन कर दिया। कैसे, एक्स को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बना, एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिया, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर ए। फाइनली क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर ए। जिस वक्त आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओगे, डिफरेंट और लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में ले आओगे, तो वो आपकी इक्वेशन नंबर ए बन जाया करेगी। हमने अब ये काम कर दिया, अब क्या काम करेंगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कहता है मेरा बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसको एज इट इज एक बार नीचे लिखो, यानी कि क्या क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, और डिवाइड में क्या है x इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1, लिख दिया भाई। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जितने भी डिवीजन के अंदर फैक्टर्स आ रहे हो, जितने भी डिवीजन में फैक्टर्स आ रहे हो, बारी बारी उनके ऊपर उतने अननोन सपोज करने हैं। अच्छा जहन में एक बात आती है, सर ये क्या तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं? मेरा बेटा जी हाँ, ये x भी एक लीनियर फैक्टर है, इस x की होल पावर क्या है 1, इस x प्लस 1 भी एक लीनियर फैक्टर है, इसके अंदर x क्या है लीनियर, एंड प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो पूरा का पूरा, और ये x माइनस का 1 भी एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इस क्वेश्चन में कितने लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं? 3, और तीनों के तीनों डिफरेंट हैं। ये x प्लस 0 या x सिंपल x जो है एक डिफरेंट फैक्टर है, x प्लस 1 एक डिफरेंट फैक्टर है, x माइनस का 1 एक डिफरेंट फैक्टर है, यानी कि तीनों के तीनों ना सिर्फ लीनियर फैक्टर्स हैं बल्कि डिफरेंट भी हैं, तभी केस नंबर 1 की स्ट्रेटेजी यूज होगी। क्या है, कहता क्या है कि भाई सिंपल तरीके से आप कैसे सपोज करवाओगे कि जितने भी तुम्हारे पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे होंगे उसके ऊपर उतने अननोन्स को सपोज करेंगे, तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये पहला फैक्टर क्या आ रहा है x, तो क्या लूंगा इसके लिए a डिवाइडेड बाय x, फिर प्लस का साइन। दूसरा लीनियर फैक्टर क्या आ रहा है x प्लस 1, इसके ऊपर दूसरा अननोन सपोज कर दूंगा, प्लस का x प्लस 1। तीसरा लीनियर फैक्टर क्या आ रहा है x माइनस का 1, इसके ऊपर तीसरा अननोन सपोज कर दूंगा x माइनस का 1, और इसको फाइनली इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। क्लियर है यहां तक की बात? अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेते हैं। देखो पैटर्न सेम है, पैटर्न चेंज नहीं होगा केस नंबर 1 के अंदर, तमाम केस नंबर 1 के क्वेश्चन हलवा बन जाएंगे अगर आपको पैटर्न खाली समझ में आ गया। क्लियर है ना मेरा बेटा? बात आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पे मेरा बच्चा क्या बन रहा है, इस साइड के ऊपर ये चीज एडिट रहेगी, क्वेश्चन वाली साइड है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, डिवाइड में क्या आ गया x इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल टू का साइन। अब अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है तो मेरा बेटा भाई तीन चीजों का एलसीएम लेना बड़ा आसान होता है। कैसे लेंगे एलसीएम, नीचे वाली तीनों चीजें आपस में नीचे क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1। अब जरा इन तीन चीजों का एलसीएम लेने का तरीका काइंडली तरीके से सीख लो बेटा। अब देखो जरा गौर से, अगर मुझे इन तीनों का एलसीएम लेना है तो सबसे पहले तो नीचे वाली तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में नीचे मल्टीप्लाई। जरा गौर से देखो, ये जो ऊपर a आ रहा है इसके पास नीचे पहले से x मौजूद है, अगर इसको अपना एलसीएम कंप्लीट करना होगा तो इसको क्या चाहिए होगा, x प्लस 1 और x माइनस का 1, तो इस a को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 से। गौर से देखो आगे क्या आ रहा है, प्लस का b, इस b के पास पहले से क्या मौजूद है, नीचे x प्लस 1, तो अगर इसका भी एलसीएम कंप्लीट करवाना है इस तीनों के साथ तो भाई इसको क्या चाहिए होगा अपना एलसीएम कंप्लीट करवाने के लिए, जाहिर सी बात है x चाहिए होगा और x माइनस 1 चाहिए होगा, तो b के साथ क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस का 1। आगे देख लो प्लस का c, इस c के पास पहले से क्या मौजूद है, x माइनस का 1, अगर इसको अपना एलसीएम कंप्लीट करना है तो इसको क्या चीज चाहिए होगी, इसको चाहिए होगा x और x प्लस 1 चाहिए होगा, इसको क्या चाहिए होगा, x और x प्लस का 1। क्या आपको ये बात समझ में आई? हमें कैसे एलसीएम कंप्लीट करवाया, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया। क्या कहा कि भाई देखो एलसीएम तीन चीजों को कैसे लेते हो, आज तक दो चीजों को तो बड़े मजे से लेते हुए है ना, तीन चीजों को भी अब सीख लो कैसे लिया एलसीएम, कि भाई नीचे वाली तीनों चीजों नीचे मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर वाले ए को अगर अपना एलसीएम कंप्लीट करवाना है तो इस ए के पास पहले से क्या मौजूद है, एक्स, अगर इसको अपना एलसीएम कंप्लीट करवाना है तो इसको बाकी दो फैक्टर्स की नीड होगी, तो हमने सिंपल तरीके से ए के साथ वो लिख दिए, फिर प्लस का बी एज इट इज। अब देखो बी के पास पहले से क्या मौजूद है, एक्स प्लस 1, अगर इसको अपना ये तीनों पे एलसीएम कंप्लीट करवाना है तो इसको किन दो फैक्टर्स की नीड होगी, इन दो की नीड होगी, एक्स और एक्स माइनस 1 की। सेम गोज फॉर दी सी,
अगर सी के पास पहले से x माइनस वन मौजूद है, इसको भी अपना फैक्टर कंप्लीट करवाएं तो इसको बाकी के दो फैक्टर्स की नीड होगी इन दोनों की, तो x इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा एंड डेट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। नीचे वाले जो फैक्टर होगा, इससे नीचे वाली चीज होगी पूरी की पूरी इस वाली चीज को कैंसिल आउट कर देगी। तो फाइनली आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 आ रही होगी मेरा बेटा, वो क्या आ रही होगी, गौर से देख लो क्या आ रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू का साइन क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का b इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का c, और c की वैल्यू क्या है, प्लस का c, मैं इधर लिख देता हूँ गलती से, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया यहाँ पे, प्लस का c इंटू एक्स प्लस का 1, और ये पूरी की पूरी हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ रही होगी। जब आप कैंसिल आउट करवा देते हैं तब आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अब ये फाइनली क्या आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। देखो पैटर्न सेम है, हो सकता है क्वेश्चन बड़ा हो सकता है क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट अगर आपको पिछले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो बिलीव मी ये बहुत हलवा होने वाला है आपके लिए। अब हमने जब इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दिया, इसको बना दिया, अब क्या करेंगे भाई, क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद बारी बारी फैक्टर्स को जीरो के बराबर सपोज करते थे। ओरिजिनली कितने फैक्टर्स आ रहे थे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, 3 फैक्टर्स होंगे भाई, एक है एक्स प्लस वन, एक है एक्स माइनस वन, एक क्या एक्स है। बारी बारी अब क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को जीरो के ऊपर लेंगे और वहां से इन एक्स की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर बारी बारी इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 पे डाल के इन अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर रहे होंगे। भाई यही काम तो सिखाया मैंने भी आपको एग्जांपल वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, बारी बारी इन फैक्टर्स को जीरो के ऊपर लेंगे। तो पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो, दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस का 1 इक्वल टू जीरो, तीसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। भाई ये क्या काम कर रहा है, जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कितने फैक्टर्स होंगे, 3 ही फैक्टर्स होंगे ना बेटा, एक x प्लस 1 होगा, x माइनस का 1 होगा और x होगा, इनको बारी बारी जीरो पे ले लिया। अब भाई पहला फैक्टर जो x इज इक्वल टू जीरो, इसमें डायरेक्टली मुझे x की वैल्यू दे दी जीरो की जीरो। दूसरा फैक्टर जो है x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1, और जो तीसरा फैक्टर आ रहा है x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, पॉजिटिव का 1, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 1। अब बारी बारी इन x की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और फिर इन अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर रहे होंगे। कैसे, आइए जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए बारी बारी जरा स्टेटमेंट लिख दी जल्दी से। अब क्या करेंगे भाई, x की जो पहली वैल्यू आ रही है, यानी कि पहले फैक्टर से मेरा जो पहली x की वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा। इक्वेशन नंबर 2 भी मैंने पहली ऊपर लिख दी है। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। देखो क्वेश्चन पहले आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे तो आपने कुछ स्टेप्स को खुद से कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने डायरेक्टली वैल्यू बार बार डाल के नर्सरी की तरह चेक नहीं करना कि भाई जीरो डालूंगा, x जीरो का स्क्वायर, जीरो का 3, ऐसे नहीं करना भाई। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब मैं जीरो इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा, देखो मेरा गौर से बात सुनिएगा, जब मैं x की वैल्यू जीरो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो यहां पे जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो एज इट इज हो जाएगा। जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो, प्लस का 2x, जब 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और प्लस का 3 फाइनली खाली बचा यहां से, इक्वल टू का साइन। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं a के अंदर क्या पुट कर दूं, a की जगह के ऊपर a के अंदर क्या आ रहा है, x प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1, तो प्लस जीरो प्लस 1, x प्लस 1 का मतलब क्या है, जीरो प्लस 1, प्लस का 1 ही रहेगा, और फिर जीरो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1। जब मैं x की वैल्यू जीरो रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तो a की जगह पर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1, जीरो प्लस 1 प्लस 1 ही रहेगा, मगर जीरो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, a की नेगेटिव का 1। आगे बढ़ता हूं, प्लस का b। अब देखो मेरा बेटा b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू क्या है, जीरो, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, b की वैल्यू जीरो आ गई। सेम गोज फॉर दी c के साथ भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो अगर मैं c की जगह के ऊपर यानी कि c के साथ जो x आ रहा है वहां पे x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो c भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फाइनली यानी कि मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 3। कैसे आई, जब मैंने x की वैल्यू जीरो अपलोड करी किसके अंदर, इक्वेशन नंबर, जब मैंने x की वैल्यू जीरो रखी किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो a की वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव का 3। अब दूसरे लीनियर फैक्टर से मेरे पास x का आंसर क्या है, नेगेटिव का 1, इसको उठा के पुट करूंगा, चेक करूंगा एक और किसी अननोन की वैल्यू क्या आ रही है। अब जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव 1 रखूंगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो मेरा बेटा सबसे पहले तो और से देखो, नेगेटिव 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 ही रहेगा। नेगेटिव 1 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर एक इवन पावर है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस का साइन। अब 2 इंटू नेगेटिव 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2 हो जाएगा, और यहां पे प्लस का 3 एडिट रहेगा, इक्वल टू का साइन। जरा गौर से देखिए अब यहां पे क्या होगा, ये क्या है, a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस का 1। जब मैं x प्लस 1 के अंदर नेगेटिव का 1 रखूंगा तो नेगेटिव का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये a वाला फैक्टर पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द हियर, अगर मैं यहां पे जाता हूं प्लस का b के साथ क्या आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस का 1, तो b के साथ x के अंदर जब नेगेटिव 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, b
x में रखता हूं नेगेटिव का 1, फिर क्या आ रहा है x माइनस का 1। तो मेरा बेटा x के अंदर जब नेगेटिव 1 रखूंगा तो नेगेटिव 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2। जब x जगह पे नेगेटिव 1 रखूंगा तो एक नेगेटिव 1 ये रहा b के साथ वाला, और फिर क्या माइनस का 1 माइनस का माइनस 2 हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड जब c के अंदर मैं x प्लस 1 आ रहा है तो यहां पे जब नेगेटिव 1 रखूंगा तो नेगेटिव 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से c का पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 2 क्या होता है, माइनस का 1 होता है। 1 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल टू के बाद -1 -2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव का 2 भी हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे b से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो -1 + 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, -1 + 3 हो जाएगा पॉजिटिव का 2, और 2 भी यहाँ पे एज इट इज। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, फाइनली 1। 2 से 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब सेम गोज फॉर हियर, x की वैल्यू फिर क्या आ रही है, पॉजिटिव का 1। जो हमने तीसरा लीनियर फैक्टर निकाला है ना, जो हमने तीसरा लीनियर फैक्टर निकाला था उसके जरिए x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव का 1। तो इस x की वैल्यू पॉजिटिव 1 को जब इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा तो आइए चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहे होंगे मेरा बेटा। जब x की वैल्यू पॉजिटिव 1 यहां पे रखूंगा तो x स्क्वायर में जब पॉजिटिव 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस का 2x, x में 1 डालूंगा तो प्लस का 2 ही रहेगा, प्लस का 3 एज इट इज, इक्वल टू का साइन। जरा और से देखिएगा, जब मैं a के अंदर x + 1 x - 1 आ रहा है, भाई +1 में तो सही है मुझे आंसर मिल जाएगा, मगर जब प्लस का 1 माइनस का 1 का डालूंगा तो ये a वाला फैक्टर पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम गोज फॉर दी हियर, जब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव 1 यहां पे रखूंगा तो +1 -1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ मुझे c के फैक्टर से वैल्यू आ सकती है, तो क्या हो जाएगा, c का अननोन एज इट इज, x में आ जाएगा पॉजिटिव का 1, और फिर क्या है 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा बेटा। 1 + 2 + 3 क्या होता है, 6 होता है। तो c × 2 यानी कि 2c, 2 यहाँ पे c से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 6 से डिवाइड होगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मेरा बेटा मेरे पास a की वैल्यू क्या है, -3, b की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है 3। ये क्या काम कर रहा है मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरा बेटा। सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखा, अपने केस नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव काम करा। क्या काम है, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए जितने भी मेरे पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं उनको बारी बारी उतने अननोन्स के ऊपर सपोज करा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, देन सेकंड नंबर के ऊपर क्या काम करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके नीचे वाली चीज को कैंसिल आउट करा, इक्वेशन नंबर 2 बनाया। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद जो काम करते हैं उस काम को कंप्लीट करा। क्या काम होता है कि भाई जितने भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे होते हैं उनको बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज करते हैं, उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं, उनकी वैल्यूज को वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं और वहां से उतने अननोन, जितने भी अननोन्स होते हैं उन अननोन की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। केस नंबर 1 की पहचान ही यही है कि इस केस के अंदर तमाम के तमाम अननोन की वैल्यूज बहुत इजीली आपके पास आ जाती हैं। ये बड़ी इजीली आ रहे हैं, पहले बता रहा हूं, अभी केस 2 3 4 नहीं करवाया मैंने। क्लियर है मेरा बेटा? यस आई नो थोड़ा लंबा काम है मगर बिलीव मी बहुत आसान काम है। पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो मेरा बेटा ये रोते पीटते करना तो पड़ेगा, अगर पेपर में आएगा तो करना तो है, तो अब तरीके से क्यों नहीं देखते कि भाई हो क्या रहा है। तो आई गेस मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। अब हमने जब ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सारा काम कर चुके हैं एक तरीके से। क्या करेंगे अब, जब तमाम अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया तो 99% काम हो गया। उठा के इक्वेशन नंबर 1 में अपलोड करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है, पूरी की पूरी आ रही है। क्या है इक्वेशन नंबर 1, आइए एक बार लिख देता हूं। इन तमाम अननोन्स को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये रही। क्या है भाई, x² प्लस का 2x प्लस का 3 डिवाइड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है x इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1। ये रही इक्वेशन नंबर 1। क्या थी, x² प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, a डिवाइडेड बाय x। तो मेरा बेटा a की वैल्यू क्या निकाली, -3 निकाली। क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड बाय x प्लस का साइन। फिर b की वैल्यू क्या है, b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होगा। तो b की वैल्यू क्या फाइंड करी, 1 फाइंड करी। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या है, c डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होगा। c की वैल्यू क्या निकाली, 3। क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। हम ये पहले काम क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी आप अननोन की वैल्यूज निकालते हो उनको पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो। उसके पीछे रीजन क्या होता है, एग्जामिनर को ये बात शो करनी है कि भाई ये तमाम अननोन्स की वैल्यू जब मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। ये इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली क्या चीज है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये स्टेटमेंट आई है। जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको मैंने ब्रेक करा है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। तो ये कहां से आया, ये यहां से आया। तो इसको उठा के डायरेक्टली क्या कर दूंगा, इक्वेशन ए में डाल दूंगा। तो मेरी इक्वेशन ए यानी कि मेन क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल। सिंपल तरीके से बारी बारी इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। -3 डिवाइड बाय x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1 इंटू dx। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इंटीग्रेशन बारी बारी तीनों टर्म्स को अप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी -3 डिवाइड बाय x इंटू dx के ऊपर प्लस का साइन। इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू dx के ऊपर
और एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय x माइनस के 1 इंटू डी एक्स के ऊपर। यहाँ पे -3 क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल के रख देंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स के ऊपर। मेरा बच्चा यहाँ पे सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू डी एक्स के ऊपर। और यहाँ पे भी 3 एक कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है, प्लस के 3 को बाहर लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू डी एक्स के ऊपर। ये माइनस का 3 एज इट इज इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय x पे कैसे अप्लाई होगी, सिंपल तरीके से आ जाएगा ln x। नीचे वाली चीज के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नीचे वाली चीज के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का ln फॉर्मूला ln का x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी यही काम हो रहा होगा, प्लस का 3 एज इट इज ln का x माइनस का 1 प्लस का c। क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा बेटा। क्वेश्चन आई नो इंपॉर्टेंट लेंदी है थोड़ा सा, मगर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो यकीन मानिए क्वेश्चन पूरा इजी है। मैं लास्ट में एक दफा जल्दी से अगर रिपीट करवाऊं, हमने क्या काम कर रहे हैं मेरा बेटा। केस नंबर वन में हम लोगों ने क्या काम सीखा कि भाई कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होंगे तो उनको करने का तरीका क्या होगा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एक बार लिखोगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करोगे। केस नंबर 1 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड क्या है कि भाई आपके जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उनको बारी बारी अननोन्स के ऊपर सपोज कर लोगे। जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होंगे उनको बारी बारी अननोन्स के ऊपर सपोज कर लोगे। उन सपोजिशन का फायदा क्या होगा कि भाई जब आगे चल के एलसीएम लेके काटम पीटी करोगे तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। एंड देन उसके बाद जितने भी उस इक्वेशन नंबर 2 में फैक्टर्स आ रहे होंगे बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज करोगे, वहां से उन एक्स की वैल्यूज निकाला करोगे, उनको उठा के जब वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे तो फाइनली आपके पास अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी। और जब एक बार आपके पास अननोन की वैल्यूज आ जाए, चाहे वो केस 1 हो, चाहे वो केस 2 करवाऊं, चाहे वो केस 3 करवाऊं, चाहे केस 4 करवाऊं, जब एक बार अननोन की वैल्यूज आ गई तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर तो सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। ये काम करने में तो 10 सेकंड लगेंगे मुझे, सारा काम इसका है मेरा बेटा। तो कैसे करेंगे भाई, जब अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी तो फाइनली उसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। और ये इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली कहां से आ रही है, अपने मेन क्वेश्चन से आ रही है। तो बेसिकली इन वैल्यूज को उठा के वापस अपने मेन क्वेश्चन में डाल देंगे इन अदर वर्ड्स, और फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। मेरा बेटा यहां पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूंगा। आई नो ये बेसिक स्टेज है, मैंने स्टेज के अंदर पहले लेक्चर के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, मगर बिलीव मी बेटा तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा मैंने आपसे एक बात करी थी, अगर एमसीक्यूज के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाए। मेरा बेटा कभी भी अगर एमसीक्यूज के अंदर या एप्टीट्यूड के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए और आपको सॉल्व करना हो तो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो भी आपको ऑप्शंस गिवन हो उन ऑप्शंस के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। क्या कहा मैंने कि जो भी आपको ऑप्शंस गिवन हो आप उन ऑप्शंस के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। आपके डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर आपको अपना मेन क्वेश्चन वापस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस आंसर के ऊपर क्या कर दो, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, आपको वापस आपकी ओरिजिनल स्टेट मिल जाएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास एप्टीट्यूड साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड के अंदर बहुत दफा ऑल्दो आता है, बहुत ज्यादा बार आता है, तो कभी भी जब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन किसमें आ रहा हो, एमसीक्यूज में आ रहा हो या फिर एप्टीट्यूड में आ रहा हो, तो उसको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि आपके जो भी 4 ऑप्शंस गिवन हो, 5 ऑप्शंस गिवन हो, बारी बारी उनके ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दें। डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। क्लियर है भाई। देखो मेरा बेटा मैं तरीके से पढ़ाता हूँ, इंटरमीडिएट के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, एप्टीट्यूड के लिए पढ़ा रहा होता हूँ। उसकी रीजन क्या है कि भाई मैं एप्टीट्यूड का खुद टीचर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बच्चा एप्टीट्यूड के अंदर जब 40,000 रुपये दे रहा होता है तो भाई वो जस्टिफाई नहीं कर सकता उस चीज को। आप 40,000 रुपये नहीं फेंक सकते, हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज को। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम ईकेट के लेक्चर्स अपने चैनल पर डाले हुए, एक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा उसको एक्सेस कर सके, समझ सके, पढ़ सके। तो चाहे एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट लेना बेटा आपकी शर्त है, आपकी जिम्मेदारी है। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन जैसी मुश्किल एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दे सका हूंगा। बिलीव मी मेरा मुंह तो सूख गया कह कह के, बात कर करके। आई होप आपको मैं डिलीवर कर पाया हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।